नाज़रीन, आप देख रहे हैं मासूद टीवी। मैं हूँ याज मोरस। प्रोग्राम बातों बातों में आपको खुशामदीद कहते हैं। आप जानते हैं मैं आपको ऐसे लोगों से मिलवाता हूँ जिनकी ज़िंदगी बड़ी इंस्पायरिंग होती है, जो अपने ग्रास रूट लेवल से आते हैं, तालीम हासिल करते हैं और अपने शोबे में अपना नाम बनाते हैं और माशरे को पे बैक करते हैं। आज जो मेरे साथ शख्सियत है, बहुत इंस्पायरिंग ज़िंदगी है उनकी, बड़ा इंस्पायरिंग काम किया उन्होंने और शोबा तालीम से वाबस्ता होकर लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए अपनी सारी ज़िंदगी उन्होंने वक्त की। पाकिस्तान से बाहर पढ़ाया और अब पाकिस्तान में तालीम के ज़रिए, दरस व तदरीस के ज़रिए और जदीद मीडिया का भरपूर इस्तेमाल करते हुए माशरे में बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। मेरी मुराद जनाब प्रोफेसर डॉक्टर अली साजिद साहब के साथ है। आज हम बातों बातों में उनकी ज़िंदगी की वो बातें जिन्होंने उनकी ज़िंदगी को मुतासर किया, आपकी ज़िंदगी को बदलने की ताकत रखती हैं, उनसे उन्हीं की ज़ुबानी पूछेंगे। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। वी आर हैप्पी कि आज हम आपके साथ इंटरव्यू कर रहे हैं और वेलकम, इट्स माय प्लेजर, इट्स माय ऑनर। मैं पूछना ये चाहूँगा कि आपकी ज़िंदगी की कहानी का आगाज़ कहाँ हो, कहाँ आपकी पैदाइश हुई, घर का माहौल कैसा था, फिर इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और फिर दरस व तदरीस की तरफ कैसे आए? अच्छा जनाब, मैं लाहौर के ज़ाहिर एक मुतवसत तबके से हम सब ताल्लुक़ रखते हैं। मैं लाहौर में एक सेंट्रल मॉडल स्कूल है, बड़ा अच्छा स्कूल है, अंग्रेज़ों के ज़माने का बनाया हुआ। वहाँ मैंने बेसिक एजुकेशन ली। एफएससी मैंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से की। फिर उस ज़माने में ट्रेंड था डॉक्टर और इंजीनियर का, तो उस भेड़ चाल का शिकार होके मैंने इंजीनियरिंग की एक डिग्री ले ली। मुझे बाद में एहसास हुआ कि मेरा फितरी रुझान और तबई मैलान उस तरफ नहीं है, मेरा एप्टीट्यूड उस तरफ नहीं है। सही। तो मुझे बाद में एक स्कॉलरशिप मिला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का 4 साल का, एमएस लीडिंग टू पीएचडी। तो वो एडवांस था। मैंने बाहर जाके फिर उसमें मैनेजमेंट की, मास्टर्स की और उसी में पीएचडी की, वाशिंगटन डीसी से, जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से। और फिर मुझे 8 साल वहाँ रहने का मौका मिला, वाइट हाउस के बिल्कुल सामने यूनिवर्सिटी। और वाइट हाउस एक सिंबल है सो दुनिया में ताकत का और सो कॉल्ड जमहूरियत का और इंसानी जो आज़ादी फ़िक्र का। तो वहाँ मुझे तकरीबन 8 साढ़े 8 साल गुजारने का मौका मिला। सही। जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी वाशिंगटन के हार्ट में, दिल में है। उसके साथ ही वर्ल्ड बैंक है, साथ ही IMF है और सामने वाइट हाउस है। तो मैंने वहाँ 4-5 साल पढ़ाया भी, 8 साल पढ़ा MS और PhD के दरमियान में मुझे वर्ल्ड बैंक की असाइनमेंट्स भी मिली वाशिंगटन में। तो मुझे एक इंटरनेशनल एक्सपोजर का मौका मिला और एक जहन में जो दरवाजे बंद होते हैं ना, वो ताले खुलने शुरू हो गए। सही। जब ताले खुलते हैं तो कमरों में से हबस निकलती है, पुरानी हवाएं निकलती हैं। फ्रेश हवा के आते ही फिर इंसान की वैल्यूज़ और सोचें, हर चीज़ बदल जाती है। तो उस इंटरनेशनल एक्सपोजर ने मुझे एक खुद एतमादी दी और ज़िंदगी को एक दूसरे एंगल से देखने का मौका मिला। पहले हम बंद कमरों के मुकीन थे और हमारे आर्टिफिशियल मेयार थे, इज़्ज़तों के कोई आया तो आप खड़े नहीं हुए तो आपकी बेइज्जती हो गई। ये रवायती हमने बुत तोड़ने की कोशिश की। मैं जब पाकिस्तान वापस आया 1995 में, आज से कोई 28-29 साल पहले मैं पाकिस्तान वापस आया, नस्ट बन रही थी। तो नस्ट में मुझे मौका मिला वैल्यू ऐड करने का। EME कॉलेज था उसका, मैंने 5 साल वहाँ पढ़ाया और फिर नस्ट का एक स्कूल ऑफ बिज़नेस कंसीव किया, ज़ीरो से रेज़ किया। उसका PC1 होता है गवर्नमेंट की फंडिंग के लिए एक डॉक्यूमेंट, प्लानिंग कमीशन का। वो बना के उसके डिज़ाइन करके 4-5 साल उसको चलाया और आज वो इस्लामाबाद में नस्ट का स्कूल ऑफ बिज़नेस नंबर 1 है और दूर दूर तक उसके मुकाबले में सरकारी यूनिवर्सिटियाँ ख़त्म हो गई। तो ये सारे मुझे तजर्बे करने का मौका मिला। 4-5 मैंने बिज़नेस स्कूल बनाए पिछले इस्लामाबाद में, दो लाहौर में, और आजकल मैं लाहौर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के नाम से अपना एक प्राइवेट इदारा चला रहा हूँ जो डिग्री अवार्ड करता है, एफिलिएटेड है यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन से। साथ साथ मुझे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का भी बड़ा है, एक अपना अल्लाह का करम है। तो मैं इंडस्ट्री को, फेडरल गवर्नमेंट को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ऑफिशल्स को और इंटरनेशनल एजेंसीज़ को मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ मुख्तलिफ अमूर पे। इंटरपर्सनल स्किल्स है, लाइफ स्किल्स है, लीडरशिप, मैनेजमेंट ऑफ चेंज और क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी मेरा कोर फोर्टे है। और पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल कम्पेटिटिवनेस कम होने की वजह लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी है। इस पर मैंने काफ़ी काम किया, लेकिन पाकिस्तान के इंडस्ट्री के बाबे समझते नहीं हैं। वो समझते हैं कि मुनाफा बढ़ाने के 2-3 तरीके हैं, बिजली चोरी कर लो, किसी की तनख्वाह कम कर दो, टैक्स गायब कर दो।
तो मुनाफा बढ़ जाएगा। जबकि मुनाफा वेस्ट ने कीमतें कंट्रोल करने का एक आसान नुस्खा बनाया है, वो है पैदावारियत में इजाफा। बिल्कुल सही। तो मैं उस पर मैं काफ़ी काम कर रहा हूँ इंडस्ट्री के साथ साथ, और यूनिवर्सिटी में पढ़ा भी रहा हूँ। मेरी आखिरी लास्ट असाइनमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के साथ थी। तो आजकल मैं मुख्तलिफ़ इदारों के साथ अटैच हूँ, पार्ट टाइम टीचिंग भी करता हूँ और कंसल्टेंसी भी और ट्रेनिंग भी। इंडस्ट्री के अंदर मैनेजमेंट और लाइफ स्किल के हवाले से जो मसले पड़ते हैं, रवायती सेठ कल्चर से जिससे आपकी पैदावारियत नहीं बढ़ती, क्वालिटी कंप्रोमाइज़ होती है और लोग ऑप्टिमल लेवल पे काम नहीं करते उस सफोकेशन की वजह से, उसको मैं एड्रेस करता हूँ अपनी रिपोर्ट्स में और सर्वे में और कंसल्टेंसी में। ये मेरी ज़िंदगी के 25-30 साल पाकिस्तान में इसी में गुजरे हैं। सही। बड़ा डॉक्टर साहब, आपको बड़ा डाइवर्स एक्सपीरियंस रहा पाकिस्तान में, फिर पाकिस्तान से बाहर भी, तालीमी इदारों में, इंडस्ट्री में भी, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ भी, और अब आप प्राइवेट इदारों में भी काम करते हैं, नौजवानों से भी मिलते हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, जो हम माशी सूरत हाल देख रहे हैं, जो मुल्क की इकनॉमिक सूरत हाल है, इसके अलावा पॉलिटिकल बड़ी फ्रस्ट्रेशन है। आप क्या समझते हैं बहैसियत माशरा हम कहाँ हमने अपने तालीमी मैदान में, तालीमी निज़ाम में और यूनिवर्सिटीज़ की सतह पर से हम देखें तो कॉलेजेस में क्या वो बुनियादी चीज़ें जो हमने मिस की हैं, जिसकी वजह से आज हमारा नौजवान पढ़ा लिखा भी है लेकिन फिर भी फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, डिग्री होल्डर भी है लेकिन फिर भी वो बेरोज़गारी के साथ जो है वो ज़िंदगी गुजार रहा है, और फिर भी उसके अंदर जो कुछ कर दिखाने की जस्तजू है, लगन है, वो नहीं है। एक्चुअली पाकिस्तान ने वक्त के साथ अपने किसी भी सिस्टम को चेंज नहीं किया सिवाय एक दो को। मसलन नादरा को इम्प्रूव कर लिया, एक अच्छी मिसाल है। एक दो मिसालें और मिलती हैं। इसके अलावा पुलिस सिस्टम, अदालती निज़ाम, एजुकेशनल सिस्टम, कहीं भी तब्दीली नहीं आई। और दौरे हैज़र के जो तकाज़े हैं, कंटेम्प्रेरी जो ट्रेंड्स हैं दुनिया में गवर्नेंस के, उसको फॉलो नहीं किया गया। वही दौरे जहालत और ग़ुलामी के दौर में AC, DC, SP साहब के अलावा दुनिया में पाकिस्तान में कोई अफसर ही नहीं है। ये 3-4 पोस्टें हैं और पूरा सोसाइटी इसके आसपास घूम। एजुकेशन में नए तजर्बे नहीं हुए, सिर्फ मेमोरी टेस्ट पे और रट्टा मारने पे सिलसिला चल रहा है। और यूनिवर्सिटियों की टॉप लीडरशिप भी ऐसी स्टीरियोटाइप लाई गई जो लकीर के फ़कीर और रवायतों के असीर थे, जिन्होंने नए तजर्बे एजुकेशनल डिलीवरी में नहीं किए। यूनिवर्सिटी के गवर्नेंस के पैटर्न वही 100 साल पुराने के एक्ट पे चल रही हैं यूनिवर्सिटियाँ, जो स्टीम एज के लिहाज से डिज़ाइन की गई थी। इंफॉर्मेशन एज में और नॉलेज एज में उसकी जान उसमें गुंजाइश ही नहीं है। तो बड़ी एक मैसिव रिफॉर्म की ज़रूरत है। HEC के ज़रिए कुछ हल्की फुल्की तब्दीली आई, लेकिन क्वालिटेटिव चेंज और टीचर की ट्रेनिंग और सोचों में तब्दीली और एक रवायती स्टीरियोटाइप अप्रोच में कोई तब्दीली नहीं लाई गई। और ये मेरे ख्याल में दानिस्ता किया गया। उसकी क्या वजूहत थी, मैं उस पर रोशनी डालने से कासिर हूँ। लेकिन जब इंडिया बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ 50-60s में बना रहा था, तो हमने वो गोल्डन पीरियड मिस कर दिया। और 40 साल बाद आज IMF की खातून, वो भी इंडियन है, और इंडिया का और UK का प्राइम मिनिस्टर भी हिंदू इंडियन है। अब देखें दुनिया में 2 बड़ी पोजीशंस इंडिया के पास आई तालीम के मैदान में। एक गैर रवायती उन्होंने तजर्बे किए और क्वालिटी को कंप्रोमाइज़ नहीं किया और मेरिट पे बंदे लेके आए। तो कोर इशूज़ था और है कि मेरिट पे बंदों के बजाय सिफारशी कल्चर ने और लो लेवल ऑफ फोकस ऑन चेंज ने मुल्क को एक सख्त और मुंजमद कर दिया, और अब मुल्क आगे नहीं जा पा रहा। ये कोर इशू है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, इसी से जुड़ा एक और सवाल, क्योंकि आप ट्रेनिंग्स को भी बड़ा फोकस करते हैं, आप क्या समझते हैं इस सारी सूरत हाल में हम जब देख रहे हैं टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो चुकी है, लर्निंग के न्यू वेज आ चुके हैं, टीचर जो है हमारा वो बड़ा माठा जिसे हम कह सकें वो है, और उसके अंदर अपनी जान नहीं है, वो कैसे स्टूडेंट्स को जो है वो इन सारे हालात से लड़ने के लिए, तैयार करने के लिए जो है वो आगे कुछ कर सकता है? टीचर के लो लेवल ऑफ मोटिवेशन की मेन वजह उसकी माशी सूरत हाल है। टीचर्स आर पुअरली पेड, वो बेचारे ट्यूशन पढ़ा के अपनी सर्वाइवल कर रहे होते हैं, स्कूल टीचर हों, कॉलेज टीचर हों और अदरवाइज़। अब आप देखें यूरोप में और अमेरिका में टीचर्स आर रिलेटिवली हाईली पेड, और ताकत का सरचश्मा वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी का टीचर है जो एक क्वालिटेटिव चेंज सोसाइटी में लेके आता है। यहाँ पे आपकी रवायती ब्यूरोक्रेसी है, जिसको आप अरिस्टोक्रेसी कह लें, जिसको आप अशराफिया कह लें, एलीट कह लें। वो जैसे कि अभी UN की रिपोर्ट भी आई थी कि पाकिस्तान की एलीट जो गालिबन 0.1 से भी कम % है, चंद हज़ार लोगों में मुश्तमिल है,
उनको 17.5 बिलियन डॉलर की सब्सिडी दे रही है। इसका मतलब है वो 17 बिलियन डॉलर टैक्स पेयर्स की जेब में आना था, उससे मुल्क तरक्की करता। तो मुल्क तरक्की नहीं कर रहा, एक ख़ास तबका तरक्की कर रहा है, उसकी अगली नस्ल तरक्की कर रही है। आप देखें लो मिडिल क्लास और मिड मिडिल क्लास सिर्फ सर्वाइवल की स्ट्रगल कर रही है। डेवलपिंग नेशंस में पाकिस्तान भी उसमें शामिल है। एक स्टेज जब आती है जहाँ पे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होती है और एक ज़िंदा रहने का हक दिया जाता है, तो सोसाइटियाँ तरक्की करती हैं। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब। एक हम इसी से जुड़ा सवाल पूछूंगा, क्योंकि आप ये डिजिटल मीडिया का भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा आप इंटरव्यूज़ करते हैं, ऐसी चीज़ें शेयर करते हैं। इस वक्त बड़ी फ्रस्ट्रेशन है नौजवानों के अंदर और जो सूरत हाल है, लेकिन जिस तरह आपने कहा, हमने कहा कि हम नौजवानों को, माशरे को एक पॉजिटिव चेंज की तरफ, एक होप की तरफ कि आगे बढ़ें, जस्तजू करें, मेहनत करें, उसकी तरफ राग़िब करते हैं। आप क्या समझते हैं कि क्या वो जो नौजवान, जो यंगस्टर्स हैं, दूर दराज इलाकों में बैठे हैं, जो एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, साथ साथ अपने ख़ानदान की कफ़ालत करना चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए कि वो माशरे में बेहतर मुकाम हासिल कर सकें और वक्त और हालात का मुकाबला कर सकें? देखें जी, ये मैं अभी कराची में NAD के उसमें बैठा हुआ हूँ, गेस्ट हाउस में, और मुझे देख के खुशी हुई है कि सिंध में बाज़ ऐसे तजर्बे हो रहे हैं जो पाकिस्तान में कहीं और नहीं हो रहे। मसलन फाइनल ईयर IT के सब स्टूडेंट्स को एडवांस एप्लीकेशन की एक सेमेस्टर की, दो सेमेस्टर्स की ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो इंडस्ट्री में जाते 1-2 लाख कमाने लग जाएं जब बाहर निकलते हैं। ये तजर्बे अक्रॉस द बोर्ड सारे पाकिस्तान में करने चाहिए। अब नौजवानों को जितनी अपॉर्चुनिटीज़ इस वक्त अवेलेबल हैं, पिछले 100-150 सालों में नहीं थी। मसलन घर बैठे बैठे वाईफाई पे कनेक्शन लें, इंटरनेट पे आप घर बैठे बैठे 3 से 6 महीने की ट्रेनिंग लेके 50,000 से लाख रुपया घर कमा सकते हैं। लोग कमा रहे हैं। बिल्कुल सही। UET टेक्सला के अंदर बच्चों की कई 100 बच्चा अपने तौर पे उन्होंने छोटे छोटे कोर्सेज़ किए, अपनी सेल्फ लर्निंग की, और वो इंजीनियरिंग के साथ साथ कमा रहे हैं। तो बड़ी ज़रूरत है कि एक मैसिव लेवल पे सरकार अच्छा काम कर रही है, जिसमें आपका नेवटेक शामिल है, टैफ्टा शामिल है, लेकिन वो भी अभी बड़े महदूद पैमाने पे है। इस वक्त 24-25 करोड़ में 65% आपके यूथ है, तो आपको कम से कम 10-20 लाख बच्चों को इस वक्त ट्रेन करना चाहिए, और वो बाहर जाके आपकी फॉरेन एक्सचेंज लाएंगे और घरों में बैठे बैठे कमाएंगे, लड़के लड़कियां दोनों। तो ये इस वक्त की ज़रूरत है कि हम एक गैर रवायती तरीक़ा तालीम इख्तियार करें, जिसमें कैप्सूल साइज़ की एजुकेशन दी जाए, 6 से 8 साल की, 5वीं जमात से लेके 12 जमात तक, और उसमें बेसिक इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, मैनर्स, एटिकेट्स के साथ कंप्यूटर की ट्रेनिंग देके आप मार्केट में फेंके जाएँ, बजाय रवायती FA कराने के। FA अगर आर्जी तौर पे बंद कर दें और सिर्फ ये मैं, और ज़ाहिर है डॉक्टरी और इंजीनियर की अपनी थोड़ी बहुत ज़रूरत है, वो तो चलेगी, लेकिन असल कोर इशू ये है कि आप स्किल वैल्यूडेशन कैसे करते हैं यूथ में, और इस ये एटम बम, पॉजिटिव एटम बम बन के सोसाइटी को अपनी ज़ूफ़शानियों से रोशन करेंगे, अपनी एनर्जी से रीइंफोर्स करेंगे, सोसाइटी को उठाएंगे। ये इसके अलावा और हमारे पास और कोई हल है ही नहीं। देयर इज़ नो अदर। अगर आप 25, 30, 50 लाख बच्चे मिनिमम हर 6 महीने बाद तैयार करके मार्केट में नहीं फेंक रहे, उसमें से 5 से 10 लाख बच्चे बाहर नहीं जा रहे, यूरोप और सेंट्रल एशिया में और मिडल ईस्ट में और USA में, तो आपकी इकॉनमी नहीं उठनी। और इस पे हमारी फॉरेन एक्सचेंज जो है, हमें 50 से 100 बिलियन डॉलर यहाँ से आ जाएगी। ये जो यूथ एम्पावर्ड होके अपने टेक्निकल स्किल से जब बाहर जाएगी, तो पाकिस्तान में भी उसकी एक बड़ा पॉजिटिव चेंज आएगा, खुशहाली आएगी, शादमानी आएगी, और पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब। मैं प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम की जानिब जा रहा है, लेकिन आप एक बड़ा हिस्टोरिकल काम कर रहे हैं, मैं उसके हवाले से आप पूछूंगा। आप जो है वो एक नेशनल लेवल की फ़र्स्ट एवर डायरेक्टरी बना रहे हैं, ट्रेनर एंड कंसल्टेंट की। ये आइडिया कैसे आया और कहाँ से, और इस पर कितना काम जारी है, और ये किस तरह से मुनफरद जो है वो काम होगा? पाकिस्तान में एक्चुअली पिछले 70 सालों से ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का सेक्टर इम्प्रूव हो रहा था, ग्रो कर रहा था। उसका हेडक्वार्टर पहले कराची था, फिर इस्लामाबाद हो और लाहौर हो गए। अब आपस में इनकी बहम यकजाई और आपस में इनकी इंटीग्रेशन नहीं थी, और आइसोलेशन में हर कोई काम कर रहा था। तो मैं चूँकि 27-28 साल से कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में हूँ, फेडरल गवर्नमेंट की एजेंसीज़ में ट्रेनिंग देता हूँ, तो मैंने महसूस किया कि इस वक्त ज़रूरत है कि कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट हो, जिसके ज़रिए हम एक टच करें कंप्यूटर पे तो सारी डिटेल आ जाए, बजाय जाके
वेब से सर्वे करने की, सर्च करने की और गूगल में जाके ढूंढने की कौन क्या कर रहा है। तो ये हम पिछले कई महीनों से इस पे काम कर रहे हैं और 1 महीने के अंदर पाकिस्तान की फर्स्ट नेशनल डायरेक्टरी ऑफ ट्रेनर्स एंड कंसल्टेंट आ जाएगी। इसका पहला वॉल्यूम छापेंगे। अभी हमें पास 150-200 ट्रेनर्स का हमारे पास आ गया है और इतनी डिमांड है इसकी, इतनी डिमांड है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि पहला इसका वॉल्यूम छाप के फिर वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4 इसको हर 6 महीने बाद निकालते रहेंगे। और फिर मेरा अल्टीमेट एम है कि किसी तरह मैं इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे जाऊँ जिसमें A to Z ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हो। तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट ना होने की वजह से आज पाकिस्तान के इदारे इतने वीक हैं कि डिलीवरी नहीं हो रही, कौम तरक्की नहीं कर रही, क्योंकि डिलीवर करने के पास वाले के पास कैपेसिटी नहीं है और कैपेसिटी के लिए पीछे ट्रेनर नहीं है और ट्रेनर्स का कोई इंसाइक्लोपीडिया या कोई बाइबल या उनकी वो नहीं है, एक कंसोलिडेटेड लिस्ट जहाँ पे कंसल्ट किया जा सके। तो मैंने एक पेज पे एक ट्रेनर का डिटेल प्रोफाइल बनाई है 415 लेटर पे और उनको हमने कैटेगराइज कर दी है और इसको हम गूगल में भी डालेंगे, वेब पे भी डालेंगे, फेसबुक पे भी डालेंगे। और अभी भी कोई ट्रेनर आना चाहता है तो आखिरी स्टेजेस पे वो ग्राफिंग उसकी कंपोजिंग हो रही है और ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो रही है, ताकि हम चाहते हैं ये फ्री है, जो भी देना चाहते हैं एक सफ़ा फ्री है। लोग आएँ अपने उसमें CV भिजवाएँ, एक सफ़े की हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है और हम इसको कम्युनिटी सर्विस के तौर पे हमारा लाहौर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट कर रहा है, ताकि सोसाइटी में और पाकिस्तान में इतनी कमी है। इसके बाद अगली डायरेक्टरी मैं लेके आ रहा हूँ मेडिकल और हेल्थ केयर की, क्योंकि कहाँ पे कौन सा हॉस्पिटल है, कौन बीमार कहाँ पे, किस डॉक्टर की क्या स्पेशलिटी है, कराची, सिंध, KPK, बलूचिस्तान, अफ़गानिस्तान से इतने मरीज़ आते हैं, उनको पता नहीं कहाँ जाना है। तो एक डायरेक्टरी हमारी छप जाए और वेब पे आ जाए, हर चीज़ की वेब वर्जन होगी, फेसबुक वर्जन होगी और हार्ड कॉपी का एडिशन होगा। और ये लम्बा फिक्री है उन लोगों के लिए जो समझते हैं कि हम अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बना के तो अपना अस्पताल चला लेंगे या अपनी ट्रेनिंग चला लेंगे। अब ज़माना ख़त्म हो गया, अब नेटवर्किंग का ज़माना आया है। ऐसे जब तक आपस हम शीरो शक्कर नहीं होते और कंपटीशन के बजाय कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन नहीं करते, सोसाइटी नहीं उठती। हो सकता है इससे मुझे नुकसान हो इस डायरेक्टरी बनाने से, मैं मिसाल दे रहा हूँ, मेरी ट्रेनिंग मुतासर हो, मेरे हरीफ पैदा मैं खुद ही कर रहा हूँ, लेकिन ये सोसाइटी के लार्जर इंटरेस्ट में है। और एक स्टेज आएगी पाकिस्तानियों की सोच भी रवायती वो दुश्मन और हरीफ के बजाय दोस्त और अपना हमनवा की होगी और ये इसकी तरफ डायरेक्टरी पहला कदम है। ये सोसाइटल वैल्यू एडिशन है और ये चश्मा फैज़ है जो हम शुरू कर रहे हैं। इंशाल्लाह इसके पॉजिटिव असरात आएंगे आने वाले। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वेलकम, इट्स माई प्लेयर ऑनर। मुझे पता है आप एक बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के गोशे गोशे में जाके महरूम तबकों को भी निशानदेही कर रहे हैं और एजुकेटेड एलीट को भी उठा रहे हैं और यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स को भी, आम जो अपने कमरों में बंद होते थे रिसर्च पे पेपर लिखे जा रहे हैं उनको रायामा से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। ये बड़ा पॉजिटिव स्टेप है। आई सिंपली एनकरेज यू टू कंटिन्यू दिस। थैंक यू सो मच। जहाँ मेरी ज़रूरत है बताइएगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।